नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज बुलेटिन में आपको बताएंगे कि चक्रवाती तूफान अम्फान को लेकर केंद्रीय एजेंसियां और राज्य सरकारें समन्वय के साथ इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर चुकी है और एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। इस पर आपको विस्तार से जानकारी देंगे कि क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि भारत अब वैक्सीन बनाने को लेकर विश्व के अलग अलग देशों के साथ आगे बढ़ रहा है और अब सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम लॉकडाउन 4.0 की बात करें तो कई राज्यों में आज ढील दी गई है और पटरी पर लौटती हुई जिंदगी नजर आ रही है। तो अलग अलग राज्यों में क्या स्थिति रही आज वो आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि WHO की भूमिका कोरोना वायरस की रोकथाम और ये पता लगाने के लिए कि ये जानवरों से इंसान में कैसे आया, WHO ने क्या कुछ कदम उठाए, इसे लेकर एक निष्पक्ष, स्वतंत्र और व्यापक जांच की जाएगी। और इसके अलावा हम जानेंगे कि स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने कोविड-19 को लेकर क्या जानकारी हमसे साझा की है, भारत और दुनिया में कोविड-19 की क्या स्थिति है। तो आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की अहम खबर के साथ। सुपर साइक्लोन अम्फान भारतीय तटों पर बुधवार को टकराने वाला है। हालांकि भारतीय मौसम वैज्ञानिकों ने इस भीषण चक्रवाती तूफान के कमजोर पड़ने का अनुमान जताया है, लेकिन पश्चिम बंगाल और ओडिशा में इससे भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इसे देखते हुए दोनों ही राज्यों को सतर्क कर दिया गया है और जगह जगह पर एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। चक्रवाती तूफान अम्फान 20 मई को दोपहर या उसके बाद किसी भी समय पश्चिम बंगाल में दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीच टकरा सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि तटों से टकराते वक्त तूफान की गति 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा की हो सकती है, जो 185 किलोमीटर तक जा सकती है। तूफान के असर से पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की आशंका है। समुद्री लहरें 4-5 मीटर तक उठ सकती हैं। ऐसे में मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी दी गई है। साथ ही तटीय इलाकों में रेल और रोड ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया गया है। तूफान को विशाखापट्टनम के डोपलर वेदर रडार से ट्रैक किया जा रहा है। ये जो सुपर साइक्लोन अम्फन धीरे धीरे उत्तर पूर्व दिशा में गति कर रहा है और कल 20 तारीख को आफ्टरनून और इवनिंग के टाइम पे वेस्ट बंगाल बांग्लादेश तट को दीघा और हातिया द्वीप के बीच में सुंदरबंस के ऊपर तट को पार करेगा। तब इसका विंड स्पीड 155 to 165 kmph, गस्टिंग टू 185 kmph होगा। ये बहुत डेंजरस विंड होता है, इसमें लार्ज स्केल डैमेज हो सकता है। जानमाल के नुकसान की आशंका के मद्देनजर तटीय इलाके खाली करा लिए गए हैं और लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट कर दिया गया है। दोनों राज्यों में इससे निपटने के लिए 36 एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। जरूरत पड़ने पर सेना, नौसेना, वायुसेना और कोस्ट गार्ड की टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है। अभी फिलहाल 15 टीम उड़ीसा में है जो कि डिप्लॉयड हैं और ज़मीन पर काम शुरू कर चुकी हैं, अवेयरनेस ड्राइव का, कम्युनिकेशन का और इवैक्यूएशन का। 19 टीमें वेस्ट बंगाल में ग्राउंड पर हैं और 2 टीमें वेस्ट बंगाल में रिजर्व में हैं। इस तरह 41 टीमों का टोटल डिप्लॉयमेंट दोनों राज्य मिलाकर है, अगर रिजर्व को भी हम लोग मान लें। सभी के पास वायरलेस और सैटेलाइट कम्युनिकेशन है और क्विक डिप्लॉयमेंट एंटेना है। अगर पूरा कम्युनिकेशन ठप भी हो जाता है तब भी वो एनडीआरएफ हेडक्वार्टर के संपर्क में रहेंगे और वहां पर कम्युनिकेशन सेटअप कर सकते हैं लोकल एजेंसीज के लिए। 21 सालों बाद कोई सुपर साइक्लोन भारत के तटीय इलाके से टकराने जा रहा है। 1999 में उड़ीसा तट पर आए प्रचंड चक्रवाती तूफान के बाद ये उस श्रेणी का दूसरा तूफान है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से फोन पर बातचीत की। उन्होंने तूफान को लेकर तैयारियां किस तरह की हैं, ये जानने के लिए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से विस्तार से बातचीत की।
उन्होंने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चक्रवात अम्फान के कारण उत्पन्न होने वाली स्थितियों से निपटने में मदद का आश्वासन दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि एनडीआरएफ की टीमें तैनात की जा चुकी हैं और राज्यों की ओर से मांगी गई सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार तैयार है। सुपर साइक्लोन अम्फान से निपटने को लेकर केंद्रीय एजेंसियों और राज्यों की तैयारी को लेकर कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की आज तीसरी बैठक हुई। इस दौरान ओडिशा और पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों ने अपनी तैयारियों का ब्यौरा दिया। दोनों राज्यों ने बताया कि चक्रवात से प्रभावित होने वाले इलाकों से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। साथ ही खाने पीने और पानी के साथ साथ आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए भी सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। बिजली और दूरसंचार सेवाओं के रखरखाव और बहाली के लिए टीमें भी तैनात की गई हैं। कैबिनेट सचिव ने राज्य सरकारों से कहा कि वो चक्रवात से प्रभावित होने वाले इलाकों में लोगों की समय पर और पूर्ण निकासी सुनिश्चित करने के साथ ही भोजन, पेयजल और दवाओं जैसी आवश्यक सामानों की पर्याप्त मात्रा बनाए रखें। और आइए अब बात करते हैं देश में कोरोना वायरस की स्थिति की। तो कोविड-19 से संक्रमित लोगों का आंकड़ा देश में 1 लाख के पार पहुंच चुका है। कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़कर 1,01,139 हो गई है। इनमें से 58,000 से ज्यादा एक्टिव मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4,970 नए केस आए हैं और पिछले 24 घंटों में ही 134 लोगों की मौत हुई है। अब तक देश में 39,173 कोविड-19 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 3,163 लोगों की मौत अभी तक देश में कोरोना वायरस से हो चुकी है। कोविड-19 के चलते देश भर में लगे लॉकडाउन के चौथे चरण के बीच एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि लॉकडाउन से कोविड-19 के प्रसार को रोकने में काफी मदद मिली है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि अभी हॉटस्पॉट्स और संक्रमण के मुताबिक जोन्स में बांटे गए क्षेत्रों पर और ध्यान देने की जरूरत है। भारत में कोविड-19 महामारी की समीक्षा करने और निगरानी करने वाले शीर्ष अधिकारियों की टीम के प्रमुख सदस्य एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि देश में भले ही कोविड-19 के मामलों की तादाद लगातार बढ़ रही है, लेकिन प्रभावी लॉकडाउन ने यूरोप और अमेरिका के मुकाबले भारत में इसकी रफ्तार को कम कर दिया है। The focus, of course, has to be in the red zones or the containment areas, because that's where bulk of our cases are coming from. And if we can actually prevent the increasing number of cases in these areas, we will actually be able to decrease the number of cases in our country and at the same time allow some degree of the economy to restart. डॉक्टर गुलेरिया ने ये भी कहा कि इस आपदा के दौरान भारत में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है। The infection will happen or the surge will happen if there is a leakage from the containment areas to the green zones or to the safe areas. If the containment areas are kept closed and we are able to do a lot of contact tracing there, those who are positive are put in an isolation facility and we are able to break the chain of transmission, and we don't allow people to go out from there to infect other areas. उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधियों के बीच आने वाले कुछ समय में देश में संक्रमण की बढ़ोतरी को रोकने के लिए सामाजिक दूरी का पालन करने वाला अनुशासन बनाना होगा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। देश में अब तक 24 लाख कोरोना वायरस नमूनों की जांच की जा चुकी है। हालांकि हमारे देश में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच चुका है, लेकिन रिकवरी रेट काफी बेहतर है। रिकवरी रेट अब 38.73% हो गया है। दुनिया के मुकाबले अगर भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण और मौत की दर की बात करें तो हम काफी बेहतर स्थिति में हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अगर प्रति लाख आबादी पर कोरोना से मौत का आंकड़ा देखें तो भारत में प्रति लाख पर 0.2 मरीजों की इस वायरस से मृत्यु हुई है। वहीं विश्व में यह आंकड़ा 4.1 है। वहीं अमेरिका में प्रति लाख जनसंख्या पर 26.6 मरीजों की मौत हुई है। ब्रिटेन में 52.1, इटली में 52.8, फ्रांस में 41.9, स्पेन में 59.2 मरीजों की मौत हुई है। इसी तरह प्रति लाख आबादी पर ब्राजील में 7.5, बेल्जियम में 79.3, जर्मनी में 9.6 मरीजों की मौत कोरोना से हुई है।
अगर प्रति लाख जनसंख्या पर हम मामले देखें तो भारत में कोरोना के करीब 7.1 मामले सामने आए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पूरे विश्व में फिलहाल 45 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले हैं, जो प्रति लाख आबादी पर 60 केस हैं। वहीं अगर जिन देशों में कोरोना के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं उनमें अमेरिका में 1 लाख आबादी पर 431 मामले, रूस में 195, ब्रिटेन में 361, स्पेन में 494 और इटली में 372 मामले सामने आए हैं। वहीं ब्राजील में 104, जर्मनी में 210, तुर्की में 180 मामले सामने आए हैं। देश में लॉकडाउन 4.0 नियमों के साथ लागू हुआ है। कई राज्यों ने कई गतिविधियों में अब ढील दे दी है। कई तरह के कार्य शुरू कर दिए गए हैं, तो वही दफ्तर और कार्यालय खोले जाने पर कुछ नियमों का लागू करना बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं, जिनके मुताबिक अगर किसी दफ्तर में किसी को कोरोना का संक्रमण होता है तो पिछले 48 घंटे में जहां जहां वो संक्रमित व्यक्ति गया होगा उस जगह को डिसइंफेक्ट करना जरूरी है। डिसइंफेक्ट करने के बाद काम शुरू किया जा सकता है। दफ्तर या बिल्डिंग के पूरे हिस्से को सील करने की जरूरत नहीं है। दफ्तर में कर्मचारियों के बीच दूरी बनाए रखना जरूरी है। बैठने की व्यवस्था में 1 मीटर की दूरी जरूरी है। मुंह को मास्क या कपड़े से ढक कर रखना होगा। साबुन या हैंड सैनिटाइजर से थोड़े थोड़े अंतराल पर हाथ साफ करना होगा। कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है। मार्च में शुरू हुआ लॉकडाउन मई के आखिर तक बढ़ा दिया गया है। 50 दिन तक लगातार लॉकडाउन चलने के बाद अब चौथे चरण में कुछ राज्यों में ढील दी जाने लगी है। इन 4 तस्वीरों के जरिए आप देश में आज से बदले हुए माहौल का अंदाजा लगा सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आज दुकानें ऑड इवन फॉर्मूले के साथ खुली। इसके अलावा चलाई जा रही बसों में केवल 20 यात्रियों को सफर करने की अनुमति दी गई। दूसरी तस्वीर आप अहमदाबाद की देख रहे हैं, जहां करीब 2 महीने के बाद आज बाजार खुले, सड़कों पर गाड़ियां दौड़ी। और तीसरी तस्वीर आप कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की देख रहे हैं, जहां आज जिंदगी फिर से पटरी पर लौटती नजर आई। कर्नाटक सरकार ने रेड जोन को छोड़कर पूरे राज्य में परिवहन निगमों के तहत बस सेवा को अनुमति दे दी है। बस यात्रा से पहले पूरी एहतियात बरती जा रही है। मास्क लगाना और सामाजिक दूरी का पालन भी करते हुए लोग नजर आए। वहीं बिहार में कंटेनमेंट और रेड जोन छोड़कर सभी एरिया एक समान घोषित कर दिए गए हैं। और आइए हम नजर डालते हैं कोरोना वायरस से भारत में सबसे ज्यादा पीड़ित राज्यों पर। महाराष्ट्र में 35,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वहीं 8,400 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। 1,249 लोगों की महाराष्ट्र में कोविड-19 से मौत हुई है। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ 11,700 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। 4,400 से ज्यादा लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि 81 लोगों की कोविड-19 के कारण मौत हुई है। गुजरात में अब तक 11,700 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं, तो 4,800 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं और 694 लोगों की यहां मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 10,000 को पार कर गया है। वहीं 168 लोगों की इससे मौत हुई है, तो करीब 4,500 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। राजस्थान की बात करें तो यहाँ 5,500 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। 138 लोगों की राजस्थान में मौत हुई है। वहीं 3,200 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। पैदल चल रहे मजदूरों के लिए परिवहन की व्यवस्था कर उन्हें नजदीक के बस डिपो या रेलवे स्टेशन पर ले जाएं। आश्रय स्थलों पर गैर सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करवाने की भी बात कही गई है। साथ ही जिला प्रशासन और एनजीओ कार्यकर्ता मजदूरों में आश्रय स्थलों पर लंबे समय तक क्वारंटीन में रखे जाने के विचार को भी दूर करने में मदद करें। गृह सचिव ने आगे लिखा है कि अंतर्राज्यीय सीमा पर मजदूरों की बसों को जाने की अनुमति दिए जाने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। साथ ही मजदूरों के लिए भोजन की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य की देखभाल और उनसे बातचीत कर वो जहां हैं वहीं रहने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। राज्यों के सचिवों को लिखे पत्र में ट्रेन और बसों के प्रस्थान करने के समय को लेकर ज्यादा स्पष्टता की बात कही गई है, ताकि मजदूरों में अफवाह को लेकर किसी भी तरह के तनाव की स्थिति पैदा न हो। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की जरूरतों का खास ख्याल रखने के लिए भी कहा गया है।
जिला अधिकारियों से रेल मंत्रालय से ट्रेन चलाने का आग्रह करने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि कोई भी मजदूर सड़कों या रेल मार्ग पर पैदल चलकर अपने गंतव्य तक न जाए। वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण सुचारू रूप से चल रहा है। आज दूसरे चरण का चौथा दिन है। विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया के कई विशेष विमान स्वदेश लौट चुके हैं, जबकि कई का अभी लौटना बाकी है। वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया का विशेष विमान मंगलवार को ढाका से श्रीनगर पहुंचा। इस विमान के जरिए 119 छात्राओं, 48 छात्रों और 2 वरिष्ठ नागरिकों समेत कुल 169 भारतीयों की बांग्लादेश से स्वदेश वापसी हुई। ये सभी लोग कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से बीते कुछ महीनों से बांग्लादेश में ही फंसे हुए थे। We thank the principal and the Indian High Commission Bangladesh for taking our responsibility and helping us to get through this hard period and making sure that we're doing fine in the hostels and providing us they're providing us enough food and everything. And all the process that has been going on to take us home, we thank the Indian authority and everybody who has been in this process. I'm traveling back to home today and I'm really thankful to the Indian High Commission in Dhaka who've done a great job in evacuating us. Thank you. फिलीपींस की राजधानी मनीला से भी एयर इंडिया का विशेष विमान 207 भारतीयों को लेकर स्वदेश लौटा है। इनमें एक नवजात भी शामिल है। इनके अलावा विभिन्न खाड़ी देशों से कम 1000 भारतीयों को 6 विशेष विमानों से स्वदेश लाया जा रहा है। सऊदी अरब से 2 उड़ानें निर्धारित हैं, एक रियाद से कोझिकोड और दूसरी दम्माम से कोची के लिए। इन विमानों में लगभग 300 यात्री होंगे। दुबई दिल्ली उड़ान के जरिए तकरीबन 175 भारतीय वापस लौट रहे हैं। कुवैत और दोहा से लगभग 350 लोग कन्नूर वापस पहुंचेंगे और बहरीन से लगभग 179 लोग रवाना होंगे। ये विमान देर रात तक भारत लौटेंगे। And I really want to give a big thanks to Indian government as well as to our UAE government. They really helped me. And I'm going in a critical condition. I already lost my father and my mother is alone. And Indian consulate, they really helped me. वंदे भारत मिशन के तहत विशेष उड़ानों पर श्रमिकों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, मेडिकल इमरजेंसी केस और फंसे हुए पर्यटकों को भेजने में प्राथमिकता दी जा रही है। सिर्फ सिम्प्टोमेटिक यात्रियों को ही स्वदेश लौटने की अनुमति दी जा रही है। सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि जो विदेश से भारतीय लौट रहे हैं उन्हें उनके घर के नज़दीक के शहर तक पहुंचाया जाए। जैसे एक फ़्लाइट कुआलालंपुर से चलेगी, वो बेंगलोर जाएगी और बेंगलोर से उसके बाद अहमदाबाद जाएगी। मनीला से एक फ़्लाइट चलेगी जो मुंबई जाएगी और मुंबई से फिर वही विशाखापत्तनम के लिए सवारियों को लेकर चली जाएगी। लंदन से भी आज एक फ़्लाइट चलेगी जो पहले मुंबई जाएगी और फिर मुंबई से कोची चली जाएगी। और उसी तरह अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से एक फ़्लाइट दिल्ली पहले आएगी, दिल्ली से फिर बेंगलुरु जाएगी, बेंगलुरु से अहमदाबाद परसों पहुंचेगी। राज्यसभा टेलीविज़न के लिए दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। भीड़भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक आयोजन से लेकर खेलकूद की गतिविधियों से दूर रहें। संभव हो तो वर्क एट होम करें। काम के दौरान सहकर्मियों से 1 मीटर की दूरी बनाएं और गैर जरूरी यात्राओं से बचें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कोरोना वायरस जानवरों से इंसानों में कैसे पहुंचा, इसकी रोकथाम के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या कदम उठाए और कैसे ये पूरी दुनिया में फैल गया, इन सभी बातों का पता लगाने के लिए एक निष्पक्ष, स्वतंत्र और व्यापक जांच की जाएगी। WHO की 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की मंत्री स्तरीय बैठक में कोरोना स्थिति की जांच की मांग से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 194 सदस्य देशों में से चीन समेत किसी ने भी इस प्रस्ताव पर ऐतराज नहीं जताया। यूरोपीय संघ की तरफ से लाए गए इस प्रस्ताव का भारत ने भी समर्थन किया था।
जांच का ये काम उचित समय पर चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा और इस प्रक्रिया में सदस्य देशों की सलाह भी ली जाएगी। WHO 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की सोमवार को शुरुआत हुई थी। 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत की ओर से पक्ष रखा। उन्होंने सदस्य देशों को भारत में कोविड प्रबंधन के समयबद्ध, चरणबद्ध और सक्रिय उपायों की जानकारी दी। इस प्रस्ताव के माध्यम से सदस्य देशों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन में एक बड़े टकराव से बचा लिया। अब आगे आने वाले दिनों में पूरी दुनिया के वैज्ञानिक समुदाय को यह तय करना है कि यह जो कोरोना वायरस है यह हॉर्सशू बैट से आया या पेंगोलिन से आया। इसके अलावा यह तय करना है कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन और पॉइंट ऑफ आउटब्रेक इसका एक ही था या अलग अलग था। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि इस पूरे मामले में विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका कैसी थी और भविष्य में उसे कैसे सुधारा जा सकता है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन विकसित करने में दिन रात जुटे हुए हैं और इसके लिए पूरी दुनिया में 100 से अधिक प्रोजेक्ट्स पर काम भी चल रहा है। दुनिया भर में जानवरों और इंसानों के ऊपर अब क्लिनिकल ट्रायल्स भी शुरू हो गए हैं। अमेरिकी फार्मा कंपनी मॉडर्ना ने कोरोना वायरस की वैक्सीन का सफल ह्यूमन ट्रायल करने का दावा किया है। मॉडर्ना ने कहा कि उसने mRNA 1273 नामक कोरोना वैक्सीन का करीब 45 लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल किया जो सफल रहा। कंपनी के मुताबिक सिएटल में वॉलंटियर्स के 8 समूहों पर यह ट्रायल किया गया। कंपनी के मुताबिक वैक्सीन का प्रभाव सकारात्मक और सुरक्षित पाया गया। कंपनी ने जल्द ही वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल को शुरू करने की बात कही है। इसके साथ ही अमेरिका की दूसरी कंपनी फाइजर भी कोरोना वैक्सीन बनाने में जुटी हुई है। वहीं ब्रिटेन ने भी कोरोना वायरस के वैक्सीन बनाने के दावे के बाद अब इसका इंसानों पर टेस्ट शुरू कर दिया है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में CHAdO1 nCoV-19 वैक्सीन का टेस्ट किया जा रहा है। कनाडा की नेशनल रिसर्च काउंसिल ने चीन की कंपनी के साथ मिलकर AD5 nCoV वैक्सीन बनाई जिसका अब इंसानों पर परीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा इजराइल के इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च ने भी कहा कि उसने कोरोना वायरस का वैक्सीन तैयार कर लिया है और टेस्ट काफी एडवांस स्टेज में है। इटली ने भी कहा कि उसने कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज ढूंढ लिया है जिसने ह्यूमन सेल में मौजूद कोरोना वायरस को खत्म कर दिया है। भारत की बात करें तो भारत में भी भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च मिलकर कोरोना का टीका बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसके अलावा पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट भी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ कोरोना वैक्सीन की खोज कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोरोना वायरस की महामारी के सबसे बुरे दौर से गुजरने के बाद दुनिया के कई देश अब जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिशों में जुट गए हैं। इसमें लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग में कुछ ढील देने के साथ ही अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की कोशिश शामिल है। जर्मनी और फ्रांस ने कोरोना वायरस से चरमराई अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए 500 अरब यूरो का एक आर्थिक बहाली कोष बनाने का प्रस्ताव किया है। इस प्रस्तावित कोष से ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि यूरोपीय संघ के बजट से होने वाला व्यय उन क्षेत्रों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जो कि महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। वहीं फ्रांस की सर्वोच्च प्रशासनिक अदालत ने पूजा स्थानों पर सरकार की ओर से सामूहिक प्रार्थना पर रोक को हटाने का फैसला दिया है। अमेरिका ने भी जरूरी एहतियात के साथ करीब 10 लाख लोगों को रोजगार देने वाले ऑटो उद्योग को फिर से खोलना शुरू कर दिया है। इस वक्त कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा जूझ रहे रूस ने भी 85 में से 27 इलाकों में जारी सख्ती को धीरे धीरे कम करने की कोशिश शुरू कर दी है। मेक्सिको ने अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें ऑटो, खनन और निर्माण क्षेत्र में कामकाज को शुरू कर दिया गया है। पूरी दुनिया में कोविड-19 की स्थिति की बात करें तो रूस के बाद लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और आंकड़ों के लिहाज से सबसे संक्रमित देशों में ये तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। अभी तक पूरे विश्व में 48,19,000 लोग कोविड-19 से संक्रमित हुए हैं जबकि 3 लाख
18,000 लोगों की इससे मौत हो चुकी है। आइए अब नजर डालते हैं उन देशों पर जहां सबसे ज्यादा कोरोना वायरस ने कहर बरपाया है। तो अमेरिका की सबसे पहले बात करते हैं। अमेरिका में सबसे अधिक 15,08,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं और 90,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। रूस में कोरोना के मामले बढ़कर करीब 3 लाख पहुंच चुके हैं और 2,800 से ज्यादा लोगों की यहां मौत हो चुकी है। वहीं इटली में 2,25,000 से ज्यादा मामले और 32,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और स्पेन में अब तक 2,31,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 27,700 से ज्यादा लोगों की मौत स्पेन में हुई है। फ्रांस में 1,80,000 से अधिक मामले और 28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ब्रिटेन का रुख कर ले तो यहां 2,47,000 से ज्यादा मामले कोविड-19 के सामने आए हैं और 34,800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ब्राजील की हम बात कर रहे थे, जहां बहुत तेजी से मामले आगे बढ़े हैं। ब्राजील में अभी 2,55,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और 16,800 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल के नए नियमों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि डोमिसाइल नियमों से पश्चिमी पाकिस्तान समेत भारत के दूसरे राज्यों में आए कामगार शरणार्थियों को उनकी लंबित मांगे पूरी करने में मदद मिलेगी। जेपी नड्डा ने कहा कि कश्मीर से बाहर रह रहे कश्मीरी पंडितों के बच्चों को भी अब वहां का डोमिसाइल लेने में आसानी होगी। ये कानून सभी को समानता और सम्मान देने वाला है। डोमिसाइल को मूल निवासी प्रमाण पत्र भी माना जाएगा। डोमिसाइल प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए प्रारूप भी जारी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में 15 साल तक निवास करने वाले व्यक्ति या फिर 7 साल तक पढ़ाई करने वाले को भी प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। प्रदेश में पढ़ाई करने वाले के लिए शर्त यह है कि संबंधित व्यक्ति ने जम्मू कश्मीर के शिक्षण संस्थानों से 10वीं और 12वीं की परीक्षा दी हो। केंद्र सरकार के अधिकारियों के बच्चे, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों, सार्वजनिक उपक्रमों व केंद्र सरकार के स्वायत्त संस्थाओं के अधिकारियों, सार्वजनिक उपक्रमों के बैंक, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और पंजीकृत शोध संस्थाओं के अधिकारी जिन्होंने जम्मू कश्मीर में 10 साल तक नौकरी की हो, उन्हें और उनके बच्चों को भी डोमिसाइल प्रमाण पत्र का पात्र माना जाएगा। प्रमाण पत्र के लिए आवेदक सक्षम अधिकारी के पास ऑनलाइन आवेदन या ऑफलाइन निर्धारित फॉर्म भरकर जमा कर सकता है। प्रदेश के स्थायी नागरिक प्रमाण पत्र धारक तहसीलदार के समक्ष आवेदन करेंगे। उनके मामले में जिला उपायुक्त अपीलीय अथॉरिटी रहेगा। 15 साल तक जम्मू कश्मीर में रहने वालों के लिए जिस इलाके में वो रहते हैं वहां का तहसीलदार सक्षम प्राधिकारी रहेगा। आवेदक को इसके लिए राशन कार्ड, शिक्षण रिकॉर्ड आदि पेश करने होंगे। विस्थापितों और उनके बच्चों के मामले में राहत और पुनर्वास आयुक्त विस्थापित सक्षम प्राधिकारी रहेगा। होल्डर्स ऑफ परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट्स ऑफ द erstwhile state of J&K in whose favor PRCs have been issued by the competent authority before 31st October 2019 shall be eligible for receiving the domicile certificates on the basis of the PRC alone, and no additional documentation shall be required for such residents. Similarly, children of such PRC holders shall be eligible for receiving their certificates simply on the strength of the PRC of the parents and the birth certificate of the children. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में लगी नीलम संजीव रेड्डी की तस्वीर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी स्वर्गीय नीलम संजीव रेड्डी की जयंती पर उन्हें नमन किया और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी एक कुशल प्रशासक थे। उन्होंने हमेशा सादा जीवन और उच्च विचारों के आदर्श का पालन किया। भारत के छठे राष्ट्रपति के रूप में नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1983 तक रहा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ और
लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद अगर आप बाहर जा रहे हैं तो सभी एहतियात जरूर बरतें और गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। नमस्कार।